हेलो स्टूडेंट्स, अधातुओं का रसायन हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो ऑनलाइन क्लास में हमने शुरू किया था, इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑनलाइन क्लास में देख लिया था। नेक्स्ट अब इसके बारे में जो कुछ विशेष अधातुएं हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं और फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो अधातु आप लोग सब जानते हैं, धातु वाले चैप्टर के टाइम पे आप लोग पढ़ चुके हैं कि अधातुएं वे विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, तन्य नहीं होती हैं। अतन्य लिखा है मैंने। जैसे धातुएं तन्य होती हैं, उसको खींच करके उसका तार बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुओं को खींच के उसका तार नहीं बना सकते। जैसे कोयला आप लोग देखे हो, कोयला को खींच के उसका तार बनाओगे क्या? नहीं बनेगा ना। तो अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की तो कुचालक होती ही हैं। इसमें से ना तो ऊष्मा का प्रवाह होता है ना तो विद्युत का प्रवाह होता है। खींच के इसका तार नहीं बना सकते, मतलब ये तन्य नहीं होती, अतन्य होती हैं। भंगुर होती हैं, तन्य नहीं होती बल्कि क्या होती है, भंगुर। मतलब इसको पीटोगे तो ये टूट जाएंगी, लोहे की तरह या सोने की तरह नहीं कि पीटोगे तो चपटा होते जाएगा, वैसा नहीं होगा। ये पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, भंगुर होती हैं। और गलनांक इनका क्या होता है, धातुओं से कम होता है। धातुएं ज्यादा कठोर होती हैं, उनका गलनांक उच्च होता है, जबकि इनका गलनांक क्या होता है, धातुओं से कम होता है। आवर्त सारणी में पहले भी आप लोग इंट्रोडक्शन की क्लास में देख चुके हैं कि ये लोग कहाँ पे मौजूद होते हैं, पी ब्लॉक में। ये आवर्त सारणी है। सपोज यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। ये यहाँ पे मौजूद रहते हैं, यहाँ इस फैमिली में, पी ब्लॉक में। आप लोग देखे थे 18 तत्व हैं टोटल अधातु के जो इस फैमिली में मौजूद हैं, पी ब्लॉक में। यहाँ पे एस ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक और इधर ये वाला है पी ब्लॉक। ठीक है, ये इस तरह से तो इसमें मौजूद रहते हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब अधातु हैं। और जो 18वां समूह है, यहाँ पे लिखा भी है कि 18वां समूह अक्रिय गैसों वाला, जो 18वां समूह है जिसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये पूरे भी क्या हैं, अधातु हैं। ये 18वां समूह भी अधातु तत्वों का है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में प्रेजेंट है और 18वें समूह में प्रेजेंट है। अधातुएं मुख्यतः क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि धातु क्या करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और धातु पे क्या आता है, धन आयन आता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और अधातु मान लेते हैं कोई भी XYZ कुछ भी है, तो उस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। या फिर क्या करते हैं, धातु की तरह ये भी या फिर ये या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का साझा करके उस क्या बनाएंगे, सहसंयोजी यौगिक बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी यौगिक बनाएंगे। तो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी यौगिक बनाएंगे। लेकिन समूह 18 के ये जो तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका तो अष्टक पूर्ण होता है, ऑलरेडी जानते हो आप लोग। इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट है, पूर्ण है। तो इनका अष्टक पूर्ण है ऑलरेडी, तो ये क्यों यौगिक बनाएंगे। तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन का साझा भी नहीं करते हैं और ना ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये कोई क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धातु और अधातु के बीच क्रिया। अब अधातुओं के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अधातुएं कौन कौन सी रासायनिक क्रिया करती हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले धातु और अधातु के बीच में क्या, वो अधातुएं धातु से क्या क्रिया करती हैं वह देखते हैं। तो अधातुएं धातु से क्रिया करेंगी। जैसे ये मैग्नीशियम क्या है, धातु। ऑक्सीजन क्या है, अधातु। तो ये मैग्नीशियम से क्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर धातु, ऑक्सीजन अधातु। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में लेंगे और मैग्नीशियम किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। दोनों पे दाब लगा करके जब क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम की क्लोरीन से क्रिया दी हुई है तो सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम धातु है और क्लोरीन गैस के रूप में यहाँ पे है, अधातु है, सोडियम क्लोराइड। फिर मैग्नीशियम की नाइट्रोजन से क्रिया, नाइट्रोजन भी अधातु है और मैग्नीशियम धातु है, तो यहाँ पे बन जाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है अधातुओं की आपस में क्रिया। अधातुएं क्या करती हैं, एक दूसरे से ही आपस में भी क्रिया कर लेती हैं। ऐसा धातुओं में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अधातुएं आपस में एक दूसरे से क्रिया कर लेती हैं। जैसे क्लोरीन से क्रिया करेंगी तो कार्बन क्या है, अधातु, यहाँ कार्बन लिया मैंने ठोस अवस्था में, सॉलिड लिख दिया यहाँ एस मतलब कि सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, और क्लोरीन किस रूप में है, गैस अवस्था में। तो कार्बन क्लोरीन से क्रिया करके बनाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। फिर फास्फोरस अधातु, क्लोरीन अधातु, ये दोनों आपस में क्रिया करके PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड ऐसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन से क्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगी, तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से क्रिया अधातुओं का, कार्बन अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फास्फोरस अधातु है ऑक्सीजन से क्रिया करके P4O10 फास्फोरस ऑक्साइड बनाएगा, फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P2O5, ये भी बन सकता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब इनकी प्रकृति कैसी होती है, ऑक्साइड तो ये बना रहे हैं, इनका प्रकृति कैसा होता है, नेचर अम्लीय है या क्षारीय है, ये देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, इन्हीं की प्रकृति देखना है ना। तो देखो जब भी किसी ऑक्साइड की प्रकृति देखना होता है ना, तो उसको किस में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं। जैसे हमको किसी भी ऑक्साइड की प्रकृति देखनी, जैसे सपोज हमको P2O5 की प्रकृति देखनी है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की, तो इसको पानी में घोलेंगे, पानी में घोल करके देखेंगे कि इधर अम्ल बन रहा है या क्षार बन रहा है, क्षार या अम्ल। अगर अम्ल बन रहा है तो बोलेंगे कि ये अम्लीय है, अगर क्षार बन रहा है तो बोलेंगे कि ये क्षारीय है। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोले हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर अधातु, ऑक्सीजन अधातु, तो दोनों अधातु से बने हुए ऑक्साइड है ना। तो अधातु के ऑक्साइड को पानी में घोले, ये बनेगा H2SO3, एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो गया तो सल्फ्यूरस अम्ल है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, तो अधातु से बना हुआ ऑक्साइड H2O की क्रिया कराएंगे H2CO3। फिर H2O, हाँ H2O भी एक धातु का ऑक्साइड ही है। मतलब कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड की जब जल डालेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, मतलब कि जो पदार्थ बन रहा है वो अम्लीय है। इसका मतलब ये ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये अम्ल बना रहा है। सेम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जब जल से क्रिया कराए तो यहाँ पे बना कार्बनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। अब ये कार्बनिक अम्ल है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसा होगा, अम्लीय, तभी वो पानी में घुल के अम्ल बना रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्लियर है कि जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, क्योंकि 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया। लेकिन H2O भी एक ऑक्साइड ही है, अधातु से बना हुआ है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है, तो ये अधातु का ऑक्साइड ही हुआ ना। लेकिन ये कैसे प्रकृति का होता है, उदासीन। आप लोग जानते हो पानी ना तो जलीय अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। तो जितने भी अधातु के ऑक्साइड हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, अम्लीय, लेकिन अपवाद है H2O जैसे जो कि उदासीन होते हैं। ठीक है, और भी 1-2 अपवाद हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट अधातु पढ़ेंगे, हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रोजन मतलब H2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान वो भी 1 होता है, 1.008 ऐसे होता है, पर 1 हम लोग लेंगे, है ना। ठीक है, किस फॉर्म में रहता है, तो H2 के रूप में रहता है, मतलब एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन आपस में एकल बंध से जुड़े होते हैं। अकेले H के फॉर्म में ऐसे नहीं रहता है ना, सिर्फ ऐसे H नहीं रहता, ऐसे H2 के रूप में रहता है हमेशा। तो इसको बोलेंगे द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक, क्योंकि 2 परमाणु आपस में जुड़े हैं इसलिए द्विपरमाणविक बोलेंगे ना। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो 1671 में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया। 1671 में सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जो पता लगाए थे वो रॉबर्ट बॉयल थे। ये क्या किए थे, आयरन और आयरन के साथ किसकी क्रिया करा दिए थे,
HCl की क्रिया, तो ये यहाँ पे H2 करके एक गैस निकलता था। इनको नहीं पता था कि ये H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है। मतलब एक गैस निकलता था जो कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील था, बहुत ज्यादा ज्वलनशील था। तो ऐसा एक गैस निकलता था, लेकिन वो उसके बारे में अध्ययन नहीं कर पाए, ये क्लियर नहीं कर पाए कि वो हाइड्रोजन गैस था। फिर कैवेंडिश आए 1776 में, उन्होंने इस पे पूरा रिसर्च किया, अध्ययन किया, और उन्होंने इसको ज्वलनशील गैस को अलग से एक गैस है ये ऐसा बोला, और फिर उन्होंने हाइड्रोजन की खोज की माना जाता है। ठीक है, फिर इसका नाम हाइड्रोजन किसने रखा? लेवोजियर ने, क्योंकि ये बन रहा था किससे? जल से। इससे जल बन रहा था, H2O यानी कि जल। इसमें H2 है कि नहीं, हाइड्रोजन, तो पानी हाइड्रोजन से बनता है करके इसने इसका नाम, इसी तत्व से पानी बनता है करके इसका नाम हाइड्रोजन रखा। हाइड्रोजन का अर्थ होता है हाइड्रो यानी कि जल, और जन मतलब उत्पन्न करने वाला। तो वह पदार्थ जो जल उत्पन्न करता है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। तो लेवेजियर ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया। कैवेंडिश को इसकी खोज का श्रेय जाता है, लेकिन रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले इसको पहचान की थी इसकी। ठीक है, अब ये ब्रह्मांड में कितने % पाया जाता है? 93%। देखो बहुत है, क्योंकि वाटर में भी तो हाइड्रोजन है ना, H2O, इसलिए 93%। तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। ये नहीं कि H2 के रूप में मिलेगा आपको, हाँ, किसी न किसी यौगिक के रूप में मिलेगा, जैसे पानी के साथ मिलेगा H2O, या किसी और यौगिक के रूप में मिलेगा ये आपको। तो 93% तक ब्रह्मांड में उपस्थित है, और H2 के रूप में यौगिक के रूप में उपस्थित है। ये H2 के रूप में रहता है, एग्जिस्ट करता है। जब इसको हम लोग अलग करते हैं, बनाते हैं, तो H2 फॉर्म में बनाते हैं ना, H के रूप में कभी नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन पाया किस फॉर्म में जाता है? हमेशा यौगिक के रूप में ब्रह्मांड में नेचुरली मिलता है। रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, ना तो इसका कोई कलर है, ना तो इसमें कोई स्मेल आता है, और ना ही तो इसका कोई टेस्ट है। बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, तुरंत जल जाता है। इसीलिए पहले हाइड्रोजन, बहुत हल्की गैस होती है ना, ये हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस है, इसलिए पहले बलून भरने के लिए इसी का उपयोग करते थे। वो जो गैस वाला बलून आता है ना, उसमें हाइड्रोजन भरते थे, लेकिन ना वो ज्वलनशील होने के कारण बलून में विस्फोट होने का डर रहता था, इसलिए इसको अब नहीं भरते हैं। ठीक है, तो अब हीलियम गैस का यूज करते हैं बलून्स वगैरह के लिए। तो ये अत्यंत ज्वलनशील है। इसके 3 समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब समझते हो आप लोग, जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन परमाणु भार एक समान, उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार क्या है? एक समान है, उनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक है प्रोटियम, प्रोटियम यानी कि H11, फिर है ड्यूटेरियम D12, और फिर है ट्रीसियम 13। क्लियर है? देखो कि तीनों के तीनों का परमाणु क्रमांक तो एक है तीनों का, लेकिन परमाणु द्रव्यमान प्रोटियम का 1 है, जिसको हम लोग जनरली हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर ड्यूटेरियम का 2 है, जिसको भारी हाइड्रोजन बोलते हैं, भारी हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन। और फिर ट्रीसियम का क्या है? 3 है, बहुत कम पाया जाता है ये। तो परमाणु क्रमांक सबका सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। ये सबसे हल्का है, फिर ये उससे भारी है, ये और भारी है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होगा। ठीक है, पहले कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 1s1, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। पर आप लोग ऐसे 2, 8, 18 टाइप से लिखते हो ना, ऐसे वाला, ये वाला अभी लिखते हो, तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है केवल, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीसियम, सभी का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 1, 2, 3, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सिर्फ 1, के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन केवल। ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बनाने की विधि हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग हाइड्रोजन देखे, अब हाइड्रोजन बनाने की विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जिंक का दानेदार जिंक लेते हैं और जिंक के टुकड़े के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। इस तरह का एक थिसिल फनल होता है, ऐसा एक फनल होता है। मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा, मतलब उपकरण का सेटअप लगा होता है। एक फनल है यहाँ पे, सॉरी फ्लास्क है यहाँ पे, फ्लास्क के ऊपर एक कीप लगी हुई है। इस कीप को थिसिल फनल बोलते हैं ना, इस टाइप की जो कीप होती है। ऐसा कीप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ से कोई भी पदार्थ डालोगे ना तो वो बूंद बूंद करके ड्रॉप करके नीचे गिरेगा। तो देखो यहाँ पे क्या भर लिए हैं? पूरा यहाँ पे पूरा जिंक भर लिए हैं, जिंक के टुकड़े रख लिए हैं, ठोस अवस्था में जिंक के टुकड़े यहाँ पे हम लोग ले लिए, और ऊपर से यहाँ से HCl डालेंगे। तो HCl यहाँ से ड्रॉप करके जिंक के ऊपर गिरते जाएगा, और जिंक के ऊपर जब HCl गिरेगा, आप लोग धातु वाले चैप्टर में पढ़े हो कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन
हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। तो HCl अम्ल है और जिंक धातु है, तो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन बनेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से इस पाइप से होते हुए यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, इस यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अधोमुखी विस्थापन विधि बोलते हैं किसी भी गैस को एकत्र करने का, कि ऐसे एक टैंक में पानी ले लो, एक बीकर में, उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रख दो और पाइप को लगा दो, तो जितनी भी गैस होती है वो खाली जगह पे भर जाती है। तो ऐसे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील भी है ना, तो उसको ऐसे नॉर्मली इकट्ठा कर लिया और उसमें आग पकड़ सकता है, इसलिए उसको ठीक से इकट्ठा करना है और अच्छे से स्टोर करना है ताकि उस पर आग मत पकड़े। तो उसका स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा उपकरण का सेटअप लगा होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जिंक है, ये जो कीप ऐसे फ्लास्क बना हुआ है, इस फ्लास्क में यहाँ पे जिंक रखा हुआ है और ऊपर में कीप से क्या डाल रहे हैं, इस पे ड्रॉप ड्रॉप करके HCl डाल रहे हैं। तो जिंक और HCl जब क्रिया करते हैं तो जिंक और HCl की क्रिया से ZnCl2 बनता है, जिंक क्लोराइड, और साथ में कौन सा गैस बाहर निकलता है, H2, जो यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है और बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आप चाहो तो HCl की जगह पे, अम्ल की जगह पे क्षार भी डाल सकते हो। धातु वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं कि धातुएं अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, तो हम लोग अम्ल की जगह पे क्षार भी ले सकते हैं। सोडियम जिंकेट बनेगा जो यहाँ पे लिक्विड में ही रह जाएगा, यहीं पे लिक्विड में ही बचा रह जाएगा और जो गैस निकलेगा हाइड्रोजन वो इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बन सकता है, यहाँ पे भी। तो ये दोनों विधि, ये दोनों समीकरण आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चित्र बनाना सीखना है उसका। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। अब हाइड्रोजन के क्या गुण हैं, कैसे वो रासायनिक क्रिया करता है, तो धातु के साथ क्रिया करता है, हैलोजन के साथ क्रिया करता है, अपचयन करता है। ये इंपॉर्टेंट गुण हैं, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हम लोग उसी को देखेंगे। तो किसी भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है, हमेशा धातु के साथ हाइड्राइड बनाता है। तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन की क्रिया, सोडियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन की क्रिया, मैग्नीशियम हाइड्राइड। जैसे देखो, मैं अधातु के साथ क्रिया बताऊं आपको, ये अधातु है ऑक्सीजन, तो ये बना 2H2O, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड। इसको हाइड्राइड नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन का हाइड्राइड, लेकिन धातु के साथ जब क्रिया कर रहा है तो धातु का हाइड्राइड बना रहा है। तो सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, आयरन हाइड्राइड, ऐसे बहुत सारे हाइड्राइड बनते हैं। हैलोजन के साथ क्रिया करेगा, हैलोजन मतलब 17वें समूह के तत्व। 17वें समूह के तत्व कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। यहां तक हम लोग को इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनके साथ क्रिया क्या करेगा, इसी को X से दर्शा दिया है ना, X का मतलब क्या हो जाएगा, या तो फ्लोरीन लिख लो, या क्लोरीन लिख लो, या ब्रोमीन, या फिर आयोडीन। तो यहाँ X लिख दी हूँ, आपकी मर्जी, फ्लोरीन लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो या आयोडीन लो। तो हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से क्रिया करेगा तो HF बनाएगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा HCl बनाएगा, ब्रोमीन से क्रिया करेगा HBr बनाएगा, आयोडीन से क्रिया करेगा HI बनाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन करता है। ये सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, अम्ल है। ठीक, नेक्स्ट है अपचयन की क्रिया। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। ठीक, तो यहाँ पे अपचयन की क्रिया देता है हाइड्रोजन, या तो जुड़ जाता है किसी पदार्थ में या उस पदार्थ से ऑक्सीजन निकाल लेता है। तो यहाँ पे देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड मैंने लिया हुआ है। क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करेगा तो अपचयन हो जाएगा इसका, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल के H2O बन गया, कॉपर क्या हो गया, अलग। ठीक है, सेम यहाँ AgCl, Cl में क्लोरीन बाहर निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना या क्लोरीन का निकलना भी आप ले सकते हो ना, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना होता है, तो क्लोरीन भी विद्युत ऋणी तत्व है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2HCl और सिल्वर अलग हो गया, तो ये अपचयन की क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है हाइड्रोजन का, तो जो हाइड्रोजन का उपयोग है टंगस्टन और मोलिब्डेनम धातु को प्राप्त करने पर होता है। क्या करते हैं, धातु का कोई ऑक्साइड होगा, जैसे टंगस्टन का ऑक्साइड ले लेते हैं, टंगस्टन का कोई ऑक्साइड मान लो ले लिए, ठीक है, W3O2। अब इस पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले ले, तो ये इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा, यही वाली क्रिया अपचयन वाली, और बन जाएगा H2O, और ये टंगस्टन क्या हो जाएगा, अलग। तो धातु को प्राप्त करने में उपयोग करते हैं, मोलिब्डेनम को प्राप्त करने पे, यहाँ पे देखो कॉपर प्राप्त करने में, यहाँ पे सिल्वर प्राप्त करने पे, पर इनका मेन उपयोग व्यापारिक रूप से होता है, इसलिए इसके लिए लिखा है मैंने। फिर अमोनिया और HCl बनाने में इसका उपयोग होता है। अमोनिया बनाने में कैसे, देखो नाइट्रोजन गैस लेंगे और हाइड्रोजन गैस लेंगे, तब जाकर के अमोनिया बनेगा, तो हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। सेम ऐसे ही HCl बनाने में, यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा था HCl बनाता है। फिर मेथेनॉल बनाने में, मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, तो हाइड्रोजन वहां भी लगेगा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, ऐसे जैसे मान लो कोई कंपाउंड है R डबल बॉन्ड R, ऐसे, ठीक है।
आर की जगह पे मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर लगा देती हूँ। ये डबल बॉन्ड को हटा देगा, सी सी आर, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा दोनों जगह पे। तो ये डबल बॉन्ड हटाना ही क्या कहला रहा है, हाइड्रोजनीकरण कहला रहा है। फिर ईंधन सेल में, ईंधन सेल बनता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज होता है। बहुत ज्यादा अच्छा सेल है, मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंसी वाला सेल है, क्षमता वाला सेल है। ईंधन सेल बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि N2, N2 ऐसे N ट्रिपल बॉन्ड N इस फॉर्म में रहता है ना, त्रिबंध रहता है यहाँ पे, दो नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध। द्विपरमाणुविक रूप में है, वो तो दिख गया आपको कि दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, और दो परमाणु के बीच में कितना बंध है, 3 बंध है। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, ब्लैक ने। ब्लैक ने क्या देखा, सबसे पहले इसकी खोज ब्लैक ने की थी। उन्होंने एक बंद बीकर ऐसे लिया और बंद बीकर में कैंडल जलाया, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन तो भरा ही होगा, और ऑक्सीजन क्या होता है, जलने में सहायक। तो जितने देर तक ऑक्सीजन था इसके अंदर, जितना ऑक्सीजन था, कैंडल कुछ देर तक जलते रहा, कुछ देर के बाद क्या हो गया, बुझ गया। तो ब्लैक को क्या लगा कि कैंडल बुझ गया, इसका मतलब अंदर में जितना भी गैस यानी कि ऑक्सीजन था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया होगा। लेकिन जब वो बीकर को चेक किए तो देखे कि अंदर में गैस तो अभी भी बचा हुआ है, गैस बाकी थी अभी भी। ऑक्सीजन खत्म हो गया था लेकिन कुछ दूसरा गैस था जो बचा हुआ था, यानी कि वो जो दूसरा गैस था वो मोमबत्ती को जलने में सहायक नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के बिना तो मोमबत्ती नहीं जलेगा ना, ऑक्सीजन जलने में सहायक है। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ये मोमबत्ती बुझ गया लेकिन गैस बचा है, यानी कि ये जो नया गैस बचा है ये इसको जलने में सहायक नहीं है। लेकिन वो उसके बारे में फिर अध्ययन नहीं कर पाई कि वो कौन सा गैस है, इसलिए इनको इसका श्रेय नहीं मिलेगा कि इन्होंने खोज की। उसके बाद इन्हीं के जो स्टूडेंट थे डेनियल रदरफोर्ड, इन्होंने खोज की कि ये गैस कौन सा था जो बच गया। तो उन्होंने पता किया कि ये जो बचा था गैस वो था नाइट्रोजन। यानी कि क्लियर है कि नाइट्रोजन ना तो जलता है और ना तो जलने में सहायक है, ना जलता है, ना ज्वलनशील है कहना चाहिए, ना जलने में सहायक है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन अभी हम लोग पढ़े थे कि ज्वलनशील है, जलने में सहायक नहीं है लेकिन ज्वलनशील है, पर ये ना तो ज्वलनशील है और ना तो जलने में सहायक है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देखो 7 है तो 2 और 5, यही तो होगा। नेक्स्ट इसकी परमाणुकता कितनी होगी, तो परमाणुकता अभी यहाँ पे बताया मैंने, 2 परमाणु है, द्विपरमाणुविक है, यानी कि 2 होगी इसकी परमाणुकता, N2 के रूप में रहेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N इस रूप में रहेगा, ठीक है। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड को ही नौसादर भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट, ये अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को लेकर के गर्म करते हैं तो सोडियम नाइट्रोजन गैस बनता है। सबसे पहले इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा ना, अमोनियम, ये नाइट्राइट इसके साथ जुड़ जाएगा और क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो अमोनियम नाइट्राइट प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक। ये अमोनियम नाइट्राइट को अब हम लोग क्या करेंगे, और गर्म करेंगे, थोड़ा ऐसे डेल का साइन बनाती हूं मैं, मतलब गर्म ना, और गर्म करेंगे तो ये बनेगा 2H2O, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2H2O बन गया, बचा क्या, 2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस बनेगा, ठीक। तो ये रिएक्शन होता है। अब इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है देखो इस तरीके का है, ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क हम लोग लेंगे। इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में अंदर में यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट भर लिए हैं। नीचे से बर्नर लगा के इसको गर्म कर रहे हैं। बर्नर लगा के गर्म करने पर क्या हो रहा है, यहाँ से और ऊपर से पानी डाल रहे हैं ना, ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं। बर्नर लगा के यहाँ पे गर्म कर रहे हैं और ऊपर से पानी डाल रहे हैं। जो गैस बाहर निकल रही है वो नाइट्रोजन गैस है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। अगर आप लोगों को मोबाइल पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बता भी दे रही हूँ कि ऐसे गोल पेंदी का एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क में यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट ले लिए हैं। नीचे से बर्नर लगा करके उसको गर्म कर रहे हैं और यहाँ से पानी ऐड कर रहे हैं, वाटर H2O, क्योंकि इनको वाटर में घोल करके क्रिया करानी है ना, तो यहाँ से वाटर ऐड कर रहे हैं। एक ऐसे पाइप लगा हुआ है यहाँ पे, जब यहाँ पे नाइट्रोजन बनता है तो वो पाइप इधर आता है और वही जल के अधोमुखी विस्थापन विधि जो आप लोग अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, उसके द्वारा इसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे, ठीक।
ये इस टाइप का कुछ है इंस्ट्रूमेंट। आप लोग बुक में इसको देखेंगे, बुक में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, चित्र अच्छे से बना हुआ है और नोट कॉपी में बनाएंगे भी। नेक्स्ट है इसका रासायनिक गुण क्या है, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है तब जाके नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। जो लाइटिंग होती है ना, आप लोग देखते हैं बिजली गड़कता है, तो बिजली जब गरजता है तो वो वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि नहीं, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। फिर धातु से क्रिया करेगा तो लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड, जिससे भी धातु से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। हैबर विधि क्या बनाते हैं इससे, अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन भी गैस के रूप में यहाँ पे लोगे, हाइड्रोजन भी गैस के रूप में लोगे और अमोनिया जो बनेगा वो भी गैस बनेगा। इस क्रिया को कराने के लिए ये दोनों तरफ उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दोनों दिशा में चलती है, और इसको कराने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि दोनों गैस है, दोनों को आपस में क्रिया करने के लिए पास लाना जरूरी है ना, तो हम लोग को दाब लगाना पड़ता है तब वो पास आते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक कौन सा यूज होता है, आयरन। उत्साहक कौन सा यूज होता है, मोलिब्डेनम। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में और ये उत्साहक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटीएम दाब पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तो अमोनिया गैस बनेगा। अब इसका उपयोग क्या है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्या है, जीवों के शरीर में पाया जाता है, जो प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है वो अमोनिया नाइट्रोजन से बनता है, जो प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है। तो जैव अंश है ये प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है और एमिनो एसिड किससे बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है। तो यह जीव के शरीर का इंपॉर्टेंट एक पार्ट है नाइट्रोजन। और क्या बनाने में इसका उपयोग करते हैं, अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में। देखो नाइट्रिक अम्ल में भी नाइट्रोजन है, तो अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का व्यापारिक रूप से बनाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग होता है। अक्रिय वातावरण बनाने में, जो पैकेट आता है ना, जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट आता है, उसमें कैसे आप लोग देखते होंगे कि चिप्स के साथ साथ हवा भरा रहता है बहुत सारा, तो वो कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि चिप्स के पैकेट में कोई ऐसी गैस मत भर जाए जो चिप्स से क्रिया करके चिप्स को खराब कर दे, या जो भी पैकेट वाला फूड है, जो भी है, जो पैकेट आप लोग खरीदते हैं, तो उसमें हम लोग क्या भरते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध है, 2 नाइट्रोजन के बीच में, तो ये N2 बन गया। ये बहुत मजबूत बंध है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, 3 बंध है ना, तो ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है, N2 के रूप में ही रहता है, अक्रिय रहता है, बहुत कम क्रिया करता है, इसीलिए इसको अक्रिय वातावरण बनाने में इसका उपयोग होता है। यूरिया बनाने में, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, तो इसमें भी नाइट्रोजन है। ये कहाँ, आप लोग उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग सुने होंगे। शीतलक के रूप में नाइट्रोजन गैस को ना अगर आप द्रव में बदल लेंगे, नाइट्रोजन द्रव, लिक्विड द्रव में बदल लेंगे, तो ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, द्रव नाइट्रोजन, ये बहुत ठंडा होता, मतलब क्या कहना चाहिए, ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा अवशोषण करता है ऊष्मा का, तो कहीं से भी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। आप किसी भी चीज में से आप ऊष्मा अवशोषित कर लोगे तो वो चीज ठंडी हो जाएगी कि नहीं, तो ये ठंडा करने के लिए काम आता है शीतलक के रूप में। ठीक है, तो इतना था नाइट्रोजन। लास्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि O2। क्लियर है कि ये भी किस फॉर्म में रहेगा, द्विपरमाणुविक फॉर्म में। अब ऐसा नहीं कि सारे धातु द्विपरमाणुविक फॉर्म में रहते हैं, सल्फर एसेट ऐसे रहता है, फास्फोरस P4 ऐसे भी रहता है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो द्विपरमाणुविक आ रहा है। तो ये कैसा है, द्विपरमाणुविक है। हाइड्रोजन में आप लोग देखे थे कि दोनों के बीच में 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन में आप लोग देखे थे कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध, ऑक्सीजन में 2 बंध होता है, तो O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो 8 परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको अष्टक पूरा करने के लिए, 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि इसकी संयोजकता भी 2 है, संयोजकता 2। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, सीले ने की थी। कैसे किए थे, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किए तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता था। ठीक है, जो जलने में सहायक है। ऑक्सीजन कैसा है, जलने में सहायक, पर खुद नहीं जलता है ना, ज्वलनशील नहीं है, ज्वलनशील नहीं है। हाइड्रोजन ज्वलनशील है पर जलने में सहायक नहीं है। ऑक्सीजन जलने में सहायक है पर ज्वलनशील नहीं है। नाइट्रोजन ना तो जलने में सहायक है ना तो ज्वलनशील है। इस पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे। फिर से मैं बोल रही हूं, हाइड्रोजन ज्वलनशील है पर जलने में सहायक नहीं है। ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है पर जलने में सहायक है। नाइट्रोजन
ना तो ज्वलनशील है ना तो जलने में सहायक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की? सीले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किए तो ऑक्सीजन गैस निकला, लेकिन इन्होंने अपने कार्य को पब्लिश नहीं कराया, इसलिए इनके मतलब ये 1772 में खोज कर दिए थे लेकिन पब्लिश नहीं कराए थे अपने काम को। फिर उसके बाद 1774 में जोसेफ प्रिस्टल ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया तो ऑक्सीजन बाहर निकला और इन्होंने अपने कार्य को पब्लिश करा दिया। तो इनको इसका ऑक्सीजन के खोज का श्रेय इनको चला जाता है, क्योंकि खोज तो पहले इन्होंने किया था लेकिन इन्होंने अपने कार्य को पब्लिश करा दिया। ठीक है, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानना है कि सीले ने सबसे पहले इसकी खोज करने इसका पता लगाया, लेकिन इसकी खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले ने की, ऐसा कहा जाता है। इसका नाम ऑक्सीजन इसलिए रखे क्योंकि जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल देखो H2SO4, HNO3, H2CO3, ये सब अम्ल हैं, COOH, COOH, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब अम्ल है, सब में ऑक्सीजन है। तो जितने भी अम्ल होते हैं सब ऑक्सीजन से बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम ऑक्सीजन रख दिए। ऑक्सी मतलब अम्ल, जन मतलब उत्पन्न करने वाला, तो अम्ल उत्पन्न करने वाला। कौन इसका नाम रखा है? एंटोनी लेवेजियर ने इसका नाम अम्ल उत्पादक या ऑक्सीजन रखा। अब ये बनेगा कैसे? तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं। यहाँ पे दिया है पोटेशियम मैग्नेट गर्म करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। ये यहाँ पे देखो इसको बनाने का दिया हुआ है। यहाँ पे आप पोटेशियम परमैंगनेट को रखेंगे, उसको गर्म करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट को रखेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस निकलेगा, जिसको यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का उपकरण रहता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। आप लोग बुक से डायग्राम को बनाएंगे, मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, आप लोग बुक में देख लेना। ठीक है, बस गर्म करना है पोटेशियम। और भी बहुत सारा मेथड है। पोटेशियम क्लोराइड KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को भी गर्म करके बनता है, KCl+O2 बाहर निकल जाता है यहाँ पे, तो उसको भी गर्म करके बनता है। पर यहाँ पे आपके बुक में ये वाला मेथड दिया था, इसलिए मैं इसी मेथड को बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसका रासायनिक गुण क्या है? तो धातु के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं इसको कि ऑक्साइड बनाता है। फिर इस ऑक्साइड को आप पानी में घोलो और पानी में घोल करके पता करो कि ये कौन सा ऑक्साइड है। जैसे इसको पानी में घोलेंगे तो क्षार बनेगा, तो ये क्षारीय ऑक्साइड। इसको पानी में घोलेंगे तो क्षार बनेगा, तो क्षारीय ऑक्साइड। सेम अधातु के ऑक्साइड हैं, तो अधातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलते हैं तो H2SO3 अम्ल बनता है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड, ये पढ़ चुके आप लोग ना, तो ये ऑक्साइड बनाता है। किसी यौगिक से क्रिया करके, जैसे अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस बाहर निकालेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि नाइट्रोजन बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, मतलब इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। HCl से क्रिया करके इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकालेगा। नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ कहाँ है ऑक्सीजन का? तो श्वसन में इसका उपयोग है, दहन में इसका उपयोग है। श्वसन की क्रिया C6H12O6, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। हमने भोजन में ग्लूकोज लिया और ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया, तो यही ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीकरण कर देता है। अब ये टूट जाएगा, विघटन कर देता है, अपघटन कर देता है और क्या बनाएगा? 6CO2 + 12H2O प्लस 6H2O ही यहाँ पे करती हूँ मैं, 6CO2 6H2O 6CO2 + 6H2O और प्लस क्या बाहर निकालेगा? ऊर्जा। ठीक है, तो ये ऊर्जा बाहर निकालता है श्वसन की क्रिया। सेम दहन की क्रिया, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन को जला रहे हैं, कार्बन को जला रहे हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन और दहन के लिए इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कोई भी किसी भी चीज का दहन की क्रिया नहीं होगी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हमारे शरीर में पाया जाता है, सब में ऑक्सीजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन का मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, NH2 CH2 NH2। ठीक, ये प्रोटीन नहीं है पूरा, सिर्फ प्रोटीन का एक पार्ट मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे NH कर देती हूँ, NH2 की जगह यहाँ पे भी NH कर देती हूँ और ऐसे इधर छोड़ देती हूँ, और भी चीजें जुड़ेंगी ना, तो CH2 सॉरी यहाँ COO NH CH2 CO, ऐसे सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिखा है ना मैंने, प्रोटीन नहीं है ये। तो इसमें भी देखो ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है ना। ठीक है, वसा वगैरह सब में ऑक्सीजन तो रहता ही है। नाइट्रिक अम्ल बनाने में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, ओजोन बनाने में, सब में ऑक्सीजन है, तो ये सब बनाने में ऑक्सीजन लगेगा। अब ओजोन क्या है? O3 ऑक्सीजन का ही अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप कहाँ पाया जाता है? सब जानते हो ओजोन के बारे में।
20 किलोमीटर के ऊपर हाइट पे पाया जाता है वायुमंडल में, 16 से 20 किलोमीटर पे, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, वही ऑक्सीजन है ना। तो जब इसको लैब में बनाते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन से ही इसको बनाते हैं, इन सब के बनाने में। फिर ईंधन सेल में अभी पढ़े थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो सेल बनता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ईंधन सेल बनाते हैं। बहुत अच्छा एफिशिएंसी है सेल का, बहुत ज्यादा मतलब काम अच्छा वर्क करता है वो। और उसमें वो मतलब इन दोनों का, ये दोनों जुड़ते हैं और जुड़ करके पानी भी बनाते हैं, और साथ में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जो विद्युत ऊर्जा के रूप में जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। मतलब जैसे बैटरी होता है ना, सेल होता है, बस ये भी उसी तरह का ईंधन सेल है एक। पर इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं निकल रहा। देखो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। H2O तो उपयोग में आएगा ना, तो कोई वेस्ट नहीं बनता है, प्लस ये ज्यादा ऊर्जा निकालता है, तो अच्छा एक ईंधन सेल बनाता है। फिर ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ है, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, जलेगा, ऑक्सीजन की सहायता से जलेगा, इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण रखेंगे। इससे जलेगा तो बहुत तेज ऊष्मा निकलती है ना, जिसका उपयोग वेल्डिंग के लिए करते हैं। जानते हो आप लोग, वेल्डिंग वगैरह होता है, दरवाजा वगैरह वेल्डिंग करते हैं जो दरवाजा वगैरह, उसके लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है। फिर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, ऑक्सीजन प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है, ये इसका भी उपयोग वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो ऑक्सीजन तो कंपलसरी है क्योंकि उसके बिना कोई चीज जलेगा नहीं। ये ज्वलनशील है और ये ज्वलनशील है, तो ये जल रहा है, इनकी सहायता से जल रहा है, और बहुत ज्यादा ज्वाला निकलता है तो उसका उपयोग वेल्डिंग वगैरह के लिए करते हैं। तो ये ऑक्सीजन का उपयोग था इतना। अधातुओं के रसायन में आप लोगों को नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पढ़ना था। इनके बनाने की प्रयोगशाला विधि, इनका रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।